साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है, क्योंकि यही नौजवान कल हमारे देश का मुस्तकबिल लिखेंगे। लेकिन हमारे देश के युवा चाहते क्या है? उन्हें एक ऐसा नेतृत्व मिले जो उनकी सोच पर देश के भविष्य की बुनियाद लिखे। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ तनातनी का मसला हो या फिर राम मंदिर का मामला, सियासी दल अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को भुनाते हैं, लेकिन युवा वोटर इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? 2019 में देश के युवा कैसी सरकार चाहते हैं? क्या नौजवानों की उम्मीदें उनके सपने पूरे होंगे? क्या क्षेत्र के मौजूदा सांसद इन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी जयपुर में नौजवानों के बीच पहुंची। यहां के युवाओं ने बेबाक अंदाज में अपनी बातें कही। देखिए क्या कुछ सोचता है यहां का युवा, कैसी चाहिए उसको सरकार। देश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नेता एक बार फिर सियासी मुद्दों को लेकर हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दों को लेकर नेता युवा वोटरों को प्रभावित करने में लगे हैं। लेकिन आखिर युवा वोटर नई सरकार को लेकर क्या कुछ सोचता है? क्या भारत के विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा होगा? देश के लिए उनके मन में कैसे सपने पलते हैं? नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या होंगी? चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम जयपुर में नौजवानों के बीच पहुंची। जयपुर के युवाओं में जहां एक अलग तरह का जोश नजर आया, वहीं पुलवामा हमले की घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युवाओं का गुस्सा भी साफ देखा गया। सरकार के एयर स्ट्राइक के फैसले में भी युवाओं का पुरजोर समर्थन दिखा। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी एक अलग पहचान रखती है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जयपुर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जयपुर शहर सीट से बीजेपी के रामचरण बोहरा सांसद हैं, तो वहीं जयपुर ग्रामीण सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। एक सांसद के तौर पर क्या ये नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? वर्तमान सरकार से क्या युवा वोटर संतुष्ट है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमने जयपुर के नौजवानों का सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश की। देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और एक बार फिर से यंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक हम नए कैंपस में पहुंचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इन लोकसभा चुनावों की तकदीर तय करेंगे देश के युवा। और इन यूथ के बीच में हम पहुंचे हैं वही हमारे सवाल लेकर। हमारा पहला सवाल होगा 2019 में वह कैसी सरकार चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा दूसरा सवाल होगा सरकार से उनके उम्मीदें क्या रहेंगी। हमारा तीसरा सवाल रहेगा उनके सपनों का भारत कैसा होगा। हमारा चौथा सवाल रहेगा यदि इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो ये क्या करेंगे। और हमारा पांचवा सवाल रहेगा कि इनका सांसद इनकी कसौटी पर कहां तक खरा उतरा है। इन्हीं 5 सवालों को लेकर हम इन युवाओं के बीच में पहुंचे हैं और शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कैसी सरकार चाहते हैं कि एक यूथ होने के नाते आपको ऐसी सरकार चाहिए? एज ए यूथ मेरे को ऐसी सरकार चाहिए कि जो सिर्फ SC ST को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उनको मिलने की बजाय हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिलीज को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि उनको ज्यादा हर चीज पे प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि हर जगह उनको सीट्स अवेलेबल मिलती हैं। हम लोग पढ़ते रह जाते हैं, सब कुछ करते रह जाते हैं, फिर भी हम अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। आप क्या सोचती हैं कि 2019 में ऐसी सरकार हो कि मुझे इस तरह की सरकार चाहिए? मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है, उन दोनों में बीजेपी सरकार ने कितना अच्छा कार्य किया है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ST SC को ही बढ़ावा दिया जाए, बल्कि इन्होंने बोला कि सभी वर्ग जो हैं उनको आगे आने का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें ST SC को कोई ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। कोई ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे 2019 में आप कैसी सरकार चाहते हैं, क्योंकि यूथ की सबसे ज्यादा उम्मीदें सरकार पर होती है।
2019 में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए और हमारे जो नेता हैं कुछ नेता ऐसे होने चाहिए। हमारे जो आधे नेता हैं ना वो ऐसे हैं कि उनको अगर वो हटा दिया, अगर उनकी जॉब लगवाई जाए तो 50,000 से ज्यादा की जॉब भी नहीं कर पाएंगे। तो नेता हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए। आपको क्या उम्मीदें हैं कि 2019 में मुझे ऐसी सरकार चाहिए? ऐसी सरकार होनी चाहिए 2019 में कि जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक लागू नहीं होनी चाहिए, वो धरातल पर भी होनी चाहिए। घोषणाएं धरातल पर उतरनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि 2019 में मुझे ऐसी सरकार चाहिए, एक महिला सशक्तिकरण की जैसी सरकार? आई वोट फॉर बीजेपी और मुझे ऐसी सरकार चाहिए 2019 में जो कि महिलाओं को सपोर्ट करे और हर वर्ग को मान्यता दे, ये नहीं कि ST SC ऐसे वर्ग भेद हटा दे और जो युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित। 2019 में मुझे मोदी सरकार चाहिए, वह युवाओं पर ज्यादा ध्यान दे और उनके लिए वैकेंसी निकाले बेचारे बैठे। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबको या तो रिजर्वेशन दे ही नहीं या फिर इक्वल रिजर्वेशन दे, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स की। और ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमें इक्वल रखे, ये समानता का अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। आपको कैसी सरकार चाहिए? हमें ऐसी सरकार होनी चाहिए हमारे पास कि जो छोटे छोटे मुद्दों पर ना लड़े और देश के हित के लिए ज्यादा ध्यान दे, ना कि हम छोटे छोटे मुद्दे जैसे राम मंदिर और इन्हीं पे ही अटके पड़े रहे, ना कि देश के लिए कुछ काम करें। हमारे दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ेंगे और कुछ और छात्र हैं उनकी तरफ भी चलेंगे, क्योंकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें युवाओं को होती हैं। तो इन युवाओं को सरकार से क्या उम्मीदें हैं वही जानना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सरकार चाहे किसी की बने, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी कि सरकार मेरी इन उम्मीदों को पूरा करे? सर, सरकार आती है बट कोई भी नई सरकार आती है तो वो वादे ही करती है, बट जो वो सरकार आ तो जाती है बट आने के बाद वो कुछ नहीं कर पाती। सरकार से हमें ये उम्मीदें हैं कि वो अच्छा काम करे, बेरोजगारी ना हो, जातिवाद सबसे ज्यादा जो फैल रहा है और सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है पर इतना कोई खास नहीं है। इतना कोई खास नहीं है कि उनको पूरे मार्क्स दे सकें। आप को क्या उम्मीदें हैं सर? In my point of view, government should take actions not only regarding civilians, but they should take actions regarding army families, because recently we have all seen Pulwama attack victims. So it's easy for a civilian to sit in home and watch news programs and pass comments and all that, but nobody knows what army families, which kind of sorrow they are going through. Wives, their children, their mothers, they need support. सरकार को चाहिए कि वह आर्मी के परिवारों की ओर ज्यादा ध्यान दे। कुछ स्टूडेंट हैं जो पीछे खड़े हुए हैं, आपको क्या उम्मीदें रहेंगी जो नई सरकार, अगर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार? सर, मैं चाहूंगी कि वो सबसे पहले आरक्षण हटा दे ताकि सभी को इक्वल मौका मिले। कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, कुछ सीट खाली रहती है, हम जैसे जनरल वाले लोग बिल्कुल पास आके भी रह जाते हैं। तो मेरा सबसे मोटिव यही होगा कि वो आरक्षण को सबसे पहले हटाएं या फिर सबके लिए इक्वल कर दे। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हर एक को बराबर का मौका मिलना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए। सबको रोजगार और बराबरी का अधिकार। आपको? मेरा भी यही मानना है कि सभी वर्गों को समान प्रतिदिन मिले, सभी लोगों को रोजगार मिले, जिससे युवाओं की बेरोजगारी दूर हो तथा अपना विकास। युवाओं की बेरोजगारी दूर हो, सभी का एक ही मानना है कि रोजगार उपलब्ध कराएं। सपने देखना सभी का अधिकार होता है, रोज सपने देखे जाते हैं, रोज उनको कुछ नया कर गुजरने की भी उम्मीद रखी जाती है। कुछ ऐसा ही सपनों का भारत हर युवा संजोता है कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। इन युवाओं से ही जानना चाहेंगे कि वो अपने सपनों का भारत कैसा देखते हैं और उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इसमें कोई भी बेरोजगार ना रहे और सबसे बड़ी बात है कि करप्शन खत्म होना चाहिए एक तरीके से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डेवलप्ड कंट्री एंड देन हमें हमारी डिफेंस को अच्छा बनाना चाहिए और उसके बाद हमें करप्शन जो एक बहुत बड़ी इशू है आज का, वो खत्म हो जाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत जरूरी है फॉर डेवलप्ड कंट्री, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और बेटर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए सबको कोई बेरोजगार नहीं रहे, सब शिक्षित हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल देश में देखा जा रहा है कि जो बहुत जो लो कास्ट के लोग हैं वो बहुत एजुकेशन नहीं मिल पाती है उन लोगों को, तो उनको भी मिलना चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गर्ल्स एकदम सेफ हों, जैसे मैं हूँ, आई बिलोंग टू पंजाब, आई केम हियर जस्ट फॉर स्टडी, बट आई वांट अ कंट्री वेयर माय फादर शुड नॉट वरी अबाउट मी कि मेरी लड़की यहाँ जा रही है तो वो वहाँ पे सेफ है या नहीं है। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि लड़की जहाँ जा रही है वहाँ पे वो सेफ है। जिस दिन माँ बाप को ये चिंता सताना बंद हो जाए कि मेरी बेटी सुरक्षित है, उस दिन देश सही विकासशील और सही विकसित के रास्ते पर जाएगा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए?
मेरे सपनों का भारत विकसित, शिक्षित और भ्रष्टाचार से मुक्त, भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। आपके सपनों का भारत? मेरे सपनों का भारत सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। सबको साथ लेकर चलने वाले। आपके सपनों का भारत? जिसमें मैं रात के 10 बजे आजादी से घूम सकूं, अपनी ही कंट्री में मुझे डर ना लगे कि रात के 10 बजे मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। कि आजादी से सिर्फ 10 बजे क्यों, 24 घंटे क्यों नहीं? आपके सपनों का भारत? मेरे सपनों का भारत इस टाइप का होना चाहिए कि आप वैश्विक स्तर पे है ना कि अदर कंट्रीज की हेल्प कर सकें और अदर कंट्रीज इंडिया से हेल्प लेना कि इंडिया अदर कंट्रीज से किसी भी सिचुएशन में हेल्प। हर देश को भारत की ओर देखना पड़े, कोई भी काम है। आज इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना देते हैं क्योंकि कुछ न कुछ बनना तो सबका सपना होता है, क्यों ना प्रधानमंत्री इनको बना दिया जाए। अगर एक दिन का प्रधानमंत्री इनको बना दिया जाता है तो वह कौन सा काम है जो ये करेंगे, इन्हीं से जानना चाहेंगे। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्या करोगी? अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो सबसे पहले तो मैं अपने देश के हित के लिए काम करूंगी और जो मतलब पहले तो जो रिजर्वेशन दे रखा है वो ST/SC वालों को ये खत्म करके सबको समानता का अधिकार दूंगी। सबसे पहले तो इस दुनिया से करप्शन जाए ना तो बहुत बेटर है। करप्शन हटे। आप? जिससे मतलब जो योजनाएं चलती हैं वो पूरी होती हैं नहीं होती, उनको उनके रिगार्डिंग मतलब कुछ सोचेंगे, मतलब करेंगे उनको पूरा। ये अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? सर झूठे वादे नहीं करेंगे किसी से, मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे। आप क्या करेंगे अगर एक दिन का प्रधानमंत्री? सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई शुड फोकस ऑन बेटरमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। शीघ्र न्याय, क्योंकि अगर न्याय देरी से मिला तो वो किस फायदे का। आप क्या करेंगे अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना? एट फर्स्ट तो कश्मीर में जो धारा 370 लागू है वो खत्म करूंगी। बहुत बढ़िया। धारा 370 खत्म। सिस्टम शुड बी मोर क्लियर। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा सिस्टम होना चाहिए। आप क्या करेंगे? सर मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा। बेरोजगारी हटाने का या बेरोजगारी करने का? बेरोजगारी हटाने का। बेरोजगारी हटाने का। आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री आई शुड, मतलब मेरा पहला काम ये होगा कि जो देश के अंदर जो विकासशील देश है हमारा, इसको विकसित बनाने के लिए काम करूँ। हाँ, बेसिकली कहा जाता है कि जैसे मूवी में बताया गया था कि नायक पिक्चर में जो भी करप्ट लोग हैं उनको एक बार में सस्पेंड कर देंगे करप्ट लोगों। आप क्या करेंगे? कि देश में जो भी अंदर से करप्शन कर रहे हैं, जो आंतरिक लोग हैं वो अपने देश को गंदा करने की कोशिश करें, उनको सबसे पहले हटाएंगे, उनके कड़े कानून लगाएंगे। करप्शन को हटाना, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देना। 4 सवालों को लेकर हमने इन युवाओं की राय जानी। किसी के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए तो किसी की उम्मीदें क्या हैं। अब एक इनसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, क्या इनका सांसद इनकी कसौटी पर खरा उतरा और अपने सांसद को ये कितने नंबर देना चाहते हैं? अपने सांसद से खुश हैं या नाराज? कुछ हद तक तो काम किया है, लेकिन जैसे हमारी आशाएं थी अपने सांसद से वैसे काम नहीं किया है। मतलब उतना अच्छे खरा नहीं, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आपके सांसद कौन है? आप क्या उनसे खुश हैं? जी, धौलपुर करौली से हूँ, मनोज राजौरिया जी। उन्होंने 4 साल तक अपने संसदीय क्षेत्र का मुंह नहीं देखा कि कैसा है। अब चुनाव आ गए हैं इसलिए अब मुंह दिखाएंगे। आप अपने सांसद से खुश हैं या नहीं? खुश तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि काम जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो, ऐसे कागजी लेवल पे ना दिखाई दे। आप क्या अपने सांसद से खुश हैं? हम अपने सांसद से बिल्कुल खुश हैं क्योंकि हमारा पंजाब है सारा एग्रीकल्चर में आगे है, तो हमारा सांसद जो है फार्मर्स को ज्यादा आगे रखता है, मतलब कि जो उनको लोन्स वगैरह चाहिए वो इजीली प्रोवाइड करता है। कितने मार्क्स देंगे आप अपने? 10 on 10। आप? 10 में से 5 ही, क्योंकि जितना उम्मीद होती है वो उतना नहीं कर पाती। उतना उम्मीद। आप? 10 में से 3, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी जी थे पहले, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जब चुनाव आने लगे, जब उन्होंने सड़कें बनाई। इन युवाओं से हमने हमारे 5 सवालों को लेकर चर्चा की। अलग अलग व्यू हमारे सामने आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मिलेंगे अगले 5 सवालों के साथ। IAS का बेटा है, अगर वो SC/ST से बिलोंग करता है तो वो भी, उसको भी आरक्षण के थ्रू वो भी IAS बन जाता है। कर्ज माफी वो उस टाइम पे करना चाहिए जैसे उन पे कोई आपदा आ जाती है, उस टाइम उन पे कर्ज माफी करना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। ब्रेक से पहले हमने इनसे 5 सवाल पूछे थे और इन युवाओं की बेबाक राय जानी थी। एक बार फिर से 5 सवाल लेकर इनके बीच में हाजिर हैं। हमारा पहला सवाल रहेगा, किसी भी प्रकार की कर्ज माफी को ये कहां तक जायज मानते हैं?
हमारा दूसरा सवाल रहेगा आरक्षण को लेकर ये युवा क्या सोचते हैं। हमारा तीसरा सवाल रहेगा देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। हमारा चौथा सवाल रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा हावी रहेगा। और हमारा पांचवा सवाल रहेगा कि हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को ये कहां तक सही मानते हैं। युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की कर्ज माफी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये जायज है, अगर होनी चाहिए क्यों, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं। हाँ सर, किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या कर्ज माफी होनी चाहिए या उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सर उनको आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं। जी मैं सोचता हूँ कि उन्हें आत्मनिर्भर बनानी चाहिए। आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है। कर्ज माफी लिमिट तक सही है, 2-3 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2-3 लाख तक होनी चाहिए, इसके ज्यादा नहीं। आप क्या सोचते हैं। जरूरतमंद लोगों जिनको जरूरत हो उनका ही करे, जिनको जरूरत नहीं है उनका कराए। जरूरतमंद लोगों को। आपको कर्ज माफी होनी चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, क्या कर्ज माफी होनी चाहिए। यस सर, अगर कर्ज माफी भी होनी चाहिए, पर उन्हीं लोगों की कर्ज माफी होनी चाहिए जो मतलब देने में सक्षम नहीं हो। आप क्या सोचते हैं। यस सर, होना चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए। कर्ज माफी से बेहतर कई उपाय हैं कि किसानों को इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए या उनकी फसलों का इतना उनको भुगतान किया जाए कि उनको कर्ज की जरूरत ही ना पड़े। क्या कर्ज माफी को लेकर आप ये सोचते हैं। यस सर, डेफिनेटली कि मतलब उनको कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए ताकि वो उनका काम भी आसान हो, उनको इतनी मेहनत कर्ज ना लेना पड़े। आप क्या सोचते हैं। मॉर्गेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बिल्कुल सही, आप क्या सोचते हैं। सर उनको फैसिलिटी ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उनको उनका मुआवजा नहीं मिल पाता जिससे उनको कर्ज लेना पड़ता है। आप सर उनके लिए जितनी भी मदद कर सके सरकार उतनी से उससे ज्यादा, जितनी सरकार मदद कर सके करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो किसान है ना कि अपना भी जो भी कुछ बातें होते हैं उनका जो फायदा मिले ना वो उनको बराबर मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर उनका जो कर्ज माफी है वो उस टाइम पे करना चाहिए जैसे उन पे कोई आपदा आ जाती है, उस टाइम उन पे कर्ज माफी करना चाहिए। बाकी वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर उनको बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर जब वो होंगे अपना खुद कर सकेंगे। हम हमारे दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही सवाल है, आरक्षण। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की ओर ही चलते हैं। आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या आरक्षण होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों। आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि जो डिजर्व करता है ना, जो जिस चीज को, जिस जॉब को, जिस पोस्ट को डिजर्व करता है वो तो उस पर पहुंच नहीं पाता और जो उसके अनकेपेबल होता है वो पहुंच जाता है। समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आरक्षण। आरक्षण समानता का, हमें सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। सबको समानता मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं। जो आरक्षण है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। यदि नहीं हटाए तो सबको बराबर देना चाहिए क्योंकि जो इससे जो पढ़े लिखे, जो योग्य, जो युवा है वो तो रह जाते। आरक्षण को हटा देना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल में तो ST/SC को ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो योग्यता के अनुसार हो या ना हो। आप क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इससे है ना जो टैलेंटेड बंदे हैं वो तो नीचे रह जाते हैं और जो जिनको आरक्षण से फायदा मिलता है और वो आगे जाके नहीं तो खुद कुछ कर पाते हैं और देश का और नाश करते हैं। एक IAS का बेटा है, अगर वो SC/ST से बिलोंग करता है तो वो भी, उसको भी आरक्षण के थ्रू वो भी IAS बन जाता है। आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि इससे जो है यही नुकसान है, इससे कि जो मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा है वो कामयाब नहीं हो पाता और पढ़ने वाला बच्चा कामयाब नहीं हो पाता। आप क्या सोचते हैं। सर आरक्षण बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए क्योंकि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं वो तो ऊपर नहीं आ पाते हैं, जो कि 90% मार्क्स ला रहे हैं लेकिन वो आगे जाके चोर बन रहे हैं, लेकिन IAS का बेटा जो है वो IAS बन रहा है 30 नंबर लाके। देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या आपको बदलाव की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में आप बदलाव चाहती हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और सबसे ज्यादा मूल्यांकन की पद्धति है उसमें बदलाव होना चाहिए। मूल्यांकन आधार पे आपको क्या लगता है। सर जो निम्न वर्गीय लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपनी स्किल है जो वो चाहते हैं वो कर सके अपनी लाइफ में आगे। शिक्षा जिसमें वो आगे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें उनको मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिल पाए, रोट लर्निंग कम हो पाए। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का फी समान होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के फी में काफी अंतर रहता है।
जिस कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते। फीस कम होनी चाहिए क्योंकि कई जगहों पे हम पढ़ना चाहते हैं, हमें स्किल्स भी हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी हाई होती है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। जहाँ नीड है ना वहीं पे, मतलब जहाँ जैसे किसी को मिल नहीं पाती है ना शिक्षा, उनको नीड हो, पहले उनको वो दे एजुकेशन। किताबी नॉलेज को छोड़कर सब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। सबसे पहला बदलाव होना चाहिए जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो स्कूलों में जाके पेड़ की छांव के नीचे बैठ के जो बच्चे वहाँ किसानों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार जो कई मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बार वो कौन से मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में जो हावी रहेंगे? हावी तो सबसे पहले तो राइफल जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो वही है। और एक जो हर गवर्नमेंट ने पकड़ रखा है वो है बस राम मंदिर वाला मुद्दा। राम मंदिर का यूनिवर्सल मुद्दा बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? जो एयर स्ट्राइक 2 है अभी, जैसे ये है मेन मुद्दा अभी का, और एयर स्ट्राइक 2 और अभी बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर, जो ये इस बेस पे जो हेट फैलाते हैं जो रिलीजन के बीच में, ये जो मेन मुद्दे रहेंगे। जो बेसिकली जो मुद्दे यही है कि वी आर इंडियंस एंड अगर हम देखा जाए तो वी आर क्वाइट स्पिरिचुअल। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे बाबरी मस्जिद और ये, तो हमारी वो स्पिरिचुअलिटी का फायदा उठा रहे, बट दे डोंट नो कि उसके कारण वो दो एक तरह से तो कम्युनिटीज के बीच में एक तरह से दंगा टाइप कर देंगे, ड्रिफ्ट हो जाएगी। बिकॉज बाबरी मस्जिद, मुस्लिम्स वांट बाबरी मस्जिद हो, हिंदूज वांट। तो सेम वे कि अगर हम दोनों गवर्नमेंट्स के मैनिफेस्टो को देखें तो उन दोनों के काफी अच्छे होते हैं जो, बट वो मेन प्रॉब्लम वही है कि उसका इम्प्लीकेशन आप कैसे लेके आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि वादे तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन उन वादों को जमीन पे नहीं लाते हैं, धरातल पर नहीं आते। कुछ यूथ है, क्या आपको लगता है इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे? सर, लोक चुनाव में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे भी कांग्रेस ने उठाया है कि हुई है नहीं हुई, कितने मरे हैं, और पुलवामा अटैक पे भी बहुत मुद्दे उठेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को लेके एक अच्छी कोशिश रहेगी। आपको क्या लगता है? राफेल मुद्दा, और जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेसी कि हमने भी, हमारे टाइम भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो वो भी अभी अपने सबूत पेश करे, चुनावी टाइम है, तो मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है और कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में? एक तो जो पुलवामा के लिए बोला गया कि सिक्योरिटी में जो बड़ी चूक हुई है, 350 किलो के समथिंग एक्सप्लोसिव है, एक तो वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो सीज फायर का जो उल्लंघन है हमारे बॉर्डर पे डेली जो हो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। राफेल मुद्दा, जिसके लिए सब बोले जा रहे हैं कि मोदी ने, कांग्रेस सरकार राफेल को मुद्दा एक तरफ कहीं भी जाएगी उस राफेल एक ही बचा रखा है। लेकिन राफेल जहां तक सही भी, क्योंकि आपने जो सैनिक का भी इतना बड़ा टेक हुआ, तो इसकी अपन इसकी हेल्प से कितने आतंकियों को मार सकते हैं। और ये अभी आतंकी हमला हुआ, इसमें कांग्रेस सरकार पता नहीं अपने कुछ अलग व्यूज दे रही है, जबकि वो नहीं सोचती जो लोग मर रहे हैं वो अपने ही देश के मर रहे हैं। आतंकवाद के सरगना मसूद अजहर का खात्मा। मेरा और अंतिम सवाल इनसे, आखिरी जो सवाल है वो रहेगा कि हर 5 साल में सरकार बदलने को कहां तक ये जायज मानते हैं? आप लोगों से शुरुआत करेंगे, क्या हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए? यस सर, क्योंकि है ना जो मतलब नई सरकार आएगी तो अपने नए व्यूज देगी। सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि जो सरकार बदलती रहती है तो नए स्रोत और रोजगार के अवसर भी विकसित होते रहते हैं, नए रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। आपको क्या बदलनी चाहिए? क्योंकि कंपटीशन होगा तो निखार आएगा, अलग अलग कंपटीशन होगा तो निखार आएगा। आपको जी, कंपटीशन की वजह से ही अपन अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो नई सरकार आएगी वो अच्छा करने की कोशिश करेगी पिछली वाली से। सर, जितने साल कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने में लगाए हैं, तो बीजेपी को थोड़ा सुधारने में वक्त तो लगेगा सर। सुधारने में वक्त लगेगा आपको? मेरे को लगता है कि सर अब जो काम है वो होने चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ऐसा नहीं है कि हवाई लेवल पे हमें काम दिखाई दे। जो काम बोले गए हैं, जुमले बोले गए हैं, उनको करें। मेरे हिसाब से अभी काम अच्छे हो रहे हैं, और अगर और टाइम दिया जाए बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, तो आगे भी और अच्छे काम होंगे, क्योंकि 70 साल हमने कांग्रेस सरकार को दिए हैं, तो अब बीजेपी सरकार का भी टाइम है। आज हमने इस कैंपस में सुनी इन युवाओं के दिल की आवाज, अगले कैंपस में सुनेंगे हम कुछ नए युवाओं के मन की आवाज। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।